नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, जैसे-जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां और हलचल भी बढ़ती चली जा रही है। तमाम तरह के जो लोग हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, सब लोग जो हैं अपनी-अपनी दृष्टि से चुनावों का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम जेजेपी की 10 सीटों का विश्लेषण करेंगे, जो जेजेपी ने पिछली बार जीती थी। जेजेपी पिछली बार हरियाणा की जो विधानसभा है वो हंग विधानसभा थी। बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, जबकि जो मध्य का आंकड़ा होता है वो 45-46 पर पहुंचता है। तो बीजेपी 5 से 6 सीटें कम रह गई थी। 10 सीटें इसमें से जेजेपी ने जीती थी और कुछ सीटें जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स ने और छोटी पार्टियों ने जीती थी। ये 10 सीटें जो जेजेपी की 10 सीटें हैं, इनका इस बार क्या होगा? क्या जेजेपी इनको वापस जीतने में सक्षम रहेगी या नहीं रहेगी? इस बीच जो पिछले 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें जेजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो काफी खराब हुआ और उससे पूरे प्रदेश में मात्र 0.04% वोट आए। उससे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आईएनएलडी की रही। अब सवाल ये है कि जो 10 सीटें पिछली बार जेजेपी जीत पाई थी, क्या वो ये क्षमता रखती है कि इस बार भी उन सीटों को निकाल लेगी या ये सीटें किस तरफ जाएंगी, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोगेंद्र कथुरिया जी, ये जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और पूर्व पत्रकार भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोगेंद्र जी हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद कमलकांत जी। जी, तो जोगेंद्र जी जो है वो साइकोलॉजी भी करते हैं, यानी जो सर्वेक्षण का खेल होता है उसमें भी थोड़ी महारत रखते हैं। तो एक बड़ी व्यापक पर्सनैलिटी है उनकी। राजनीतिक विश्लेषक होना, वरिष्ठ पत्रकार होना, पत्रकारिता में काफी समय गुजारना और सर्वेक्षण भी करना। तो एक एक सीट करके हम जो जेजेपी की 10 सीटें थी उनकी चर्चा करेंगे और उनको जानेंगे कि इन 10 सीटों का रुख इस बार किस तरफ हो सकता है और किसकी तरफ हो सकता है, क्योंकि ये 10 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर ये एक जिस पार्टी की तरफ चली जाती हैं, उस पार्टी को इनका सरकार बनाने में इन सीटों का काफी लाभ होगा। तो ऊपर से शुरू करते हैं जोगेंद्र जी। पहली सीट है शाहबाद सीट। इन 10 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व हैं, जो जेजेपी ने जीती थी। तो पहली जो सीट है शाहबाद की सीट है, ये कुरुक्षेत्र में पड़ती है और ये भी रिजर्व सीट है। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस इस सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बना के रखी। तो जोगेंद्र जी से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, इस सीट का रुख किस तरफ हो सकता है। देखिए, कुल मिलाकर जो जेजेपी पार्टी के 10 विधायक बने थे, अब मुझे आज की परिस्थिति में लगता है कि जो जेजेपी के 10 विधायक वो 3 धड़ों में बट गए हैं, जिसमें से 3 विधायक नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अमरजीत ढांडा, जो आज भी जेजेपी पार्टी में ज्यों के त्यों बने हुए हैं और भविष्य में भी तीनों जेजेपी पार्टी की टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, दोबारा मैदान में नजर आएंगे। जो रामकरण काला, जो शाहबाद से पिछली बार 2019 में विधायक चुने गए थे, इस बार उनका जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। पिछली बार उन्हें अच्छा खासा मत प्राप्त हुआ था और उन्होंने बीजेपी के जो पूर्व में मंत्री रहे कद्दावर चेहरे कृष्ण बेदी जी को चुनाव मैदान में धूल चटाई थी और वहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अनिल धनतोड़ी, वो तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। अनिल धनतोड़ी आज रणदीप सुरजेवाला के ग्रुप में, जो कांग्रेस की गुटबाजी जगजाहिर है, वो दोबारा चुनाव मैदान में आना चाहते हैं। या भूपेंद्र सिंह हुड्डा रामकरण काला पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दांव खेलना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है हरियाणा में एक कहावत प्रसिद्ध है कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। पिछली बार जो जेजेपी पार्टी नई नई नवेली पार्टी थी,
लोगों ने भाजपा के विरोध का वोट जेजेपी पार्टी को दिया था। 10 सीटें तो कमलकांत जी बहुत ज्यादा लग रही है आज की परिस्थिति में। नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला को अपनी सीट बचानी भी काफी मुश्किल हो जाएगी, और मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला अपनी सीटें भी बदल लें तो इसमें कोई ताज्जुब या अचरज नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला अपनी उचाना सीट को छोड़कर यहाँ अपनी माताजी नैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, और दुष्यंत चौटाला ऐसी और कोई सेफ सीट ढूंढकर अन्य पार्टियों से सेटिंग करके ही चुनाव जीत सकते हैं। अन्यथा आज की परिस्थिति में आज वो चुनाव जीतने की परिस्थिति में नहीं दिखाई दे रहे। आपने कहा कि वो अपनी सीट बदल सकते हैं और किसी सेफ सीट पर जा सकते हैं। एक स्टेटमेंट आपने और दिया कि किसी पार्टी से वो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग की क्षमता कितनी है, क्योंकि उनके पास वोट कितना बचा है और उनके लिए सेफ सीट कौन सी हो सकती है? पर जो फरीदाबाद और गुरुग्राम साइड का जो जाट है वो अग्रेसिव नहीं है, बजाय के रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, कैथल इस साइड का जो जाट मतदाता है वो अग्रेसिव है। उनके अंदर अग्रेशन है और इस बात को लेकर नाराजगी है। 2019 में हमने बीजेपी के विरोध में दुष्यंत चौटाला को वोट दिया, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को वोट दिया, परंतु वही दुष्यंत चौटाला जो बार बार बीजेपी को यमुना पार पहुंचाने की बात करते थे, वो उसी बीजेपी को समर्थन दिया। इससे जो उनके वोटर्स में खासी नाराजगी पिछले 5 साल से देखने में भी नजर आ रही थी, और वो ग्राउंड पर 2024 के लोकसभा चुनावों में दिख भी गई। 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी माताजी पूरी लोकसभा में केवल 25,000 वोटों के अंदर सिमट जाते हैं। तो ये काफी विचारणीय विषय है जेजेपी पार्टी के लिए, और जेजेपी पार्टी कार्यकारिणी और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला के लिए। जोगेंद्र जी, इसका मतलब ये है कि वो ऐसा सुनने में भी आ रहा है, चर्चा भी है, अफवाहें भी हैं, राजनीतिक अफवाहें हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फरीदाबाद की किसी जाट सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आपको ये पॉसिबल लगता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उधर उस तरफ जो है, जो बात आपने कही उसी संदर्भ में बात कही जा रही है कि उस तरफ जो है इतना एग्रेशन नहीं है कि जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन क्यों दिया। जो इस बात को लेकर जो एग्रेशन या जो नेगेटिविटी पूरे सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर दिखती है, उतना जो है उतनी नेगेटिविटी फरीदाबाद में नहीं है। क्या आपको पॉसिबल लगता है? मुझे लगता है कि पृथला सीट उन्होंने मार्क कर रखी है। मे भी पृथला सीट से पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में कूदते हुए नजर आए, तो पृथला सीट की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे शाहबाद की, तो शाहबाद का रुख जो है वो इस बार किस तरफ रहने की आपको संभावना लगती है? क्योंकि कांग्रेस यहाँ वहां पिछली बार कांग्रेस तीसरे और नंबर पर। बीजेपी में सीधा मुकाबला होगा। आज भी जो बीजेपी के प्रति नाराजगी 2019 के कंपैरिजन में बड़ी है, घटी नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के सीधे मुकाबले में कांग्रेस आगे प्रतीत हो रही है आज की परिस्थिति में। भविष्य में क्या होगा उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, अगली सीट की बात करते हैं, भूला सीट की। ये भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ से जननायक जनता पार्टी के ईश्वर सिंह जीते थे, और पिछले लोकसभा में यहाँ अंतर कम था, हालांकि फिर भी कांग्रेस ही आगे थी लोकसभा के चुनाव से। अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 वोट बीजेपी को मिले थे और 58,000 वोट कांग्रेस को। तो यहाँ क्या स्थिति बनती दिख रही है आपके हिसाब से? देखिए, भूला सीट पुरानी कांग्रेसी सीट रही है, या कांग्रेस के जो एमएलए बनते रहे हैं दिल्लू राम बाजीगर, अब जो ईश्वर सिंह वर्तमान विधायक हैं उनके सुपुत्र रणधीर सिंह लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में आ गए थे, और वो भविष्य में चुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस भूला में मजबूत दिखाई दे रही है।
एक आप सीधा सीधा सभी सीटों का समीकरण समझ लीजिए, जो जेजेपी को वोट मिला था उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो कांग्रेस की तरफ खिसक गया है और एक छोटा सा हिस्सा इनेलो की तरफ भी खिसका है। तो बिल्कुल नाम मात्र 1 से 2% वोटर्स जो जेजेपी के वो बीजेपी की तरफ भी खिसके हैं। जैसे जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा, इन दोनों का रुझान बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है भविष्य में 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर। तो लिटिल बिट हिस्सा 1 से 2% जो हिस्सा पिछली बार जेजेपी को मिला था वो बीजेपी की तरफ, बहुत बड़ा ब्लॉक कांग्रेस की तरफ और कुछ हिस्सा आईएनएलडी की तरफ भी जेजेपी के वोटर्स का खिसका है। अब जेजेपी पूरे हरियाणा में जो पिछली बार अच्छे खासे मत प्राप्त किए थे, अब अंडर 4% की पार्टी दिखाई दे रही है आज की परिस्थिति में। क्या आपको लगता है कि जेजेपी कोई सीट जीत पाएगी? देखिए, दुष्यंत चौटाला यदि पृथला से चुनाव लड़ते हैं या मे बी सोना इस टाइप की किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो फाइट में आ सकते हैं। जीत तो परिस्थितियां बताएंगी, उस समय सामने प्रत्याशी कौन आता है, किस जाति से होता है, क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़ा जो वोट शेयर जाति आधार पर भी डाला जाता है। जी, आप नारनौल सीट के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वहां से रामकुमार गौतम जो एमएलए हैं जेजेपी के, उन्होंने भी पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ इशारे किए थे कि वोट जो है वो बीजेपी को दें। जो अपने समर्थकों को उन्होंने इंडिकेट किया था, और वो ये सीट है भी वीआईपी टाइप सीट है, बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है। यहाँ पर बीजेपी के जो एक बड़े नेता हैं डॉक्टर अभिमन्यु, वो लड़ते रहे हैं और वो रामकुमार गौतम से हार गए थे जो जेजेपी के कैंडिडेट थे। तो इस बार जेजेपी की स्थिति ना देखते हुए आप इस सीट के बारे में क्या कहेंगे कि डॉक्टर अभिमन्यु की कैसी स्थिति रहने वाली है? देखिए जी, कैप्टन अभिमन्यु भाजपा के बहुत ही पुराने चेहरे हैं। 2004 में पहली बार इन्होंने भाजपा की टिकट पर रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2005 में जो कांग्रेस के वर्तमान सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके खिलाफ फिर लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद इन्होंने नारनौंद की राजनीति की तरफ रुख किया और लगातार नारनौंद में सक्रिय हैं। इस बार वो हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, परंतु भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वो ही कैप्टन अभिमन्यु को स्टेबल नेता नहीं बनने देना चाहते, इसलिए वो लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने भाजपा में रहते हुए। वो एक किसी फिल्म का डायलॉग भी है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कैप्टन अभिमन्यु को तो खुद भाजपा के जो दिग्गज चेहरे हैं वो मुख्यमंत्री की दौड़ में मानते हैं। कैप्टन अभिमन्यु को स्टेबल नेता नहीं बनने देना चाहते, इसलिए कैप्टन अभिमन्यु के आगे कांटों के जाल बिछाए जाते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु को ना तो राज्यसभा के लिए ये सदा कद्दावर चेहरे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष में भी इनकी गिनती होती है, परंतु इन्हें विधायक बनना भी मुश्किल हो जाता है। और जिस प्रकार के अब परिणाम नारनौंद विधानसभा में लोकसभा में देखे गए हैं, लोकसभा में तो कुछ वोट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर भी डलता है। यदि उसमें इतनी बुरी स्थिति थी, नारनौंद में इतनी भारी हार भाजपा को देखने को मिली, तो भविष्य में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें इस बार मुझे लगता है जेजेपी तो कहीं चुनावी मैदान में नजर नहीं आएगी। हाँ, आईएनएलडी यहाँ वापसी कर सकती है। यहाँ आईएनएलडी के दिग्गज जो चेहरे हैं उमेद लोहान, वो अच्छी फाइट में आ सकते हैं और कांग्रेस की तरफ से भी लंबी फेहरिस्त है। एक तो डॉक्टर अजय चौधरी, जिनके पिताजी शायद 4 बार पूर्व में विधायक भी रहे हैं, वीरेंद्र चौधरी जी, उनका नाम शैलजा गुट की ओर से आगे किया जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा गुट से भी प्रोफेसर राम भगत शर्मा, जस्सी पेटवार और भी कई चेहरे जो लंबी लाइन है वहां टिकटार्थियों की, वो नारनौंद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखते हैं अब भविष्य में कांग्रेस पार्टी किस प्रत्याशी पर दांव खेलती है और किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं।
सर जोगेंद्र जी, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, हालांकि आपकी अपनी राय है। अगर कोई कैंडिडेट खुद प्रयास करे तो वो अपने बूते पर भी चुनाव जीत सकता है, किसी के हराने से हारता नहीं है। आप कैप्टन माफ कीजिएगा, मैंने पहले इनका नाम डॉक्टर अभिमन्यु बोला, इनका नाम कैप्टन अभिमन्यु है। ये वहां से फौज से आए हैं। तो अ, इनको अगर इतना इनके पास धन है, अपार अथाह संपत्ति है, अगर ये थोड़ा सा भी वहां अपने गांव में, अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में कुछ काम कर दें तो ये कभी नहीं हारे। और ये इतने बड़े बड़े मार्जिन से हारते हैं। एक ही बार जीते हैं और इनको बड़ा अच्छा पद मिला, मुख्यमंत्री के ये दावेदार उस समय भी थे, लेकिन उस समय इनको दूसरे नंबर का पद दिया गया था। जोगिंदर जी, हम अगली सीट पर चलते हैं। टोहाना की सीट आप कैसे देखते हैं? क्योंकि टोहाना की सीट पर जेजेपी से जो करंट विधायक हैं देवेंद्र बबली, वो भी उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस के परमिंदर सिंह वहां पे, उनको भी हुड्डा जी का समर्थन है। और तीसरे जो है जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे निशान सिंह, वो भी वहां से दावेदार हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती हुई आपको लग रही है? वैसे तो ये सीट जो है वो कांग्रेस यहाँ स्ट्रांग रहने वाली है, लेकिन अगर मान लीजिए एज ए डिसिडेंट देवेंद्र बबली या निशांत सिंह यहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो क्या समीकरण बनेगा? देखिए, लंबे समय से जो नजदीकियां बनाई हुई थी देवेंद्र बबली जी ने पूर्व में, जो अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी से, परंतु अंतिम समय में आखिरी रात जो कहते हैं कि भारी होती है, एक रात पहले तक भी ये चर्चा थी कि देवेंद्र बबली भाजपा में जा सकते हैं, और अगले दिन सुबह जब ऐलान हुआ तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामने का ऐलान किया। मुझे लगता है कि देवेंद्र बबली ने अपनी टिकट की हामी भरवा कर ही कांग्रेस ज्वाइन की है। और पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा जी, जो कि पूर्व में 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो देवेंद्र बबली के नाम पर सहमत नहीं थे। जो परमवीर सिंह जी पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं, उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काफी नजदीकी मानी जाती है। तो मुझे लगता है इस बार देवेंद्र बबली ने कांग्रेस जो ज्वाइन की है, वो कुमारी शैलजा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों से सामंजस्य स्थापित करके ही कांग्रेस में टिकट की हामी भरवा के ही कांग्रेस ज्वाइन की है। यदि अब कांग्रेस का एक और ऐलान है कि जो सर्वे में कैंडिडेट फिट होगा केवल हम उसी पर दांव, इस प्रकार का ज्वाइनिंग तो पीछे लोकसभा में ब्रिजेंद्र सिंह ने भी की थी, और ब्रिजेंद्र सिंह टिकट के लिए आश्वस्त थे, परंतु अंतिम समय में उन्हें टिकट नहीं मिली, और वो टिकट मिली और वो चुनाव जीत भी गए। अब समय बताएगा कि उन्हें टिकट मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, परंतु टिकट मिलती है तो कांग्रेस यहाँ मजबूत नजर आ रही है। टोहाना में कांग्रेस के पास पहले जो चेहरे थे परमवीर सिंह, इनके भाई भी टिकट के लिए प्रयासरत हैं। में भी कांग्रेस के पास 4 कैंडिडेट हो गए, और भाजपा को इस बार टिकट के लिए कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सुभाष बराला जी राज्यसभा सांसद बन गए हैं। उनकी जगह या तो उनका सुपुत्र या फिर किसी अन्य नए चेहरे पर भाजपा को दांव खेलना होगा। जी, तो मोटे तौर पर आपका ये कहना है कि जो 10 की 10 सीटें हैं, उनमें से एक रामनिवास जी की जो सीट है नरवाना की, इसका झुकाव आप किस तरफ देखते हैं अभी? देखिए, नरवाना सीट सदा से ना यहाँ पर आईएनआईडी का दबदबा रहा है, और आईएनआईडी के विघटन के बाद यहाँ रामनिवास सुरजाखेड़ा जेजेपी पार्टी की टिकट पर विधायक बनने में कामयाब हो गए थे। अब भविष्य में रामनिवास सुरजाखेड़ा की बीजेपी से नजदीकियां ज्यादा देखी जा रही हैं, और रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ते यदि नजर आए तो कोई ताज्जुब भी नहीं होगा। और यहाँ पर यदि ये सीट रणदीप सुरजेवाला गुट
में जाती है। एसआरके जो गुट प्रसिद्ध है कांग्रेस में, अब वो एसआरके गुट टूटकर एसआर वी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वीरेंद्र अब इस गुट में, वीरेंद्र डुमरखां जो शामिल हो गए हैं। जो भी मानिए, यदि इस गुट में ये टिकट जाती है तो शायद अपने किसी करीबी को यहाँ चुनाव मैदान में उतार कर शायद एक बेलर खां और एक सतवीर नाम से दो यहाँ पर प्रत्याशी हैं। दोनों ही यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला गुट से माने जाते हैं। उन्हें रणदीप सुरजेवाला चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। पुरानी सीट रही है रणदीप सुरजेवाला की, और में भी परिस्थितियां बनी तो कांग्रेस अच्छी फाइट दे भी सकती है नरवाना सीट पर। वैसे इस सीट पर मुझे तिकोना मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनेलो भी अच्छी खासी मजबूत नजर आ रही है। जी, इसी तरह से एक तिकोना मुकाबला जो है वो बरवाला सीट पर भी हो सकता है। जोगीराम सिहाग का यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। वो लोकसभा चुनाव में भी 10-11 हजार वोटों से आगे रहे हैं। इस सीट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बरवाला का जो समीकरण बनेगा ना, वो कांग्रेस के प्रत्याशी पर डिपेंड करेगा। यदि कांग्रेस रामनिवास घोडेला पर दांव खेलती है तो वो काफी मजबूत प्रत्याशी। यहाँ पर लगभग 68,000 जाट मतदाता हैं और लगभग 30,000 के करीब प्रजापत समाज कुम्हार जाति के मतदाता हैं। यदि ये कॉम्बिनेशन फिट, जो जाट मतदाता हैं वो इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कांग्रेस पार्टी के चेहरे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो एंटी भाजपा दिखाई दे रहे हैं। यदि जो नॉन जाट वोट बढ़ता है, जिसमें मैं रामनिवास घोडेला, वहां दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी कुम्हार कम्युनिटी है, प्रजापत समाज से ही संबंध रखते हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी भी हैं रामनिवास घोडेला। और मैं भी यदि किसी ओबीसी चेहरे पर हिसार डिस्ट्रिक्ट में दांव खेलना हो तो उसमें दो ही चेहरे हैं, इसमें आईएएस चंद्र प्रकाश और रामनिवास घोडेला। आईएएस चंद्र प्रकाश नलवा की ट्राई कर रहे हैं, तो एक ओबीसी चेहरा यदि पहली चॉइस होगी तो मुझे लगता है रामनिवास घोडेला को यहाँ से बरवाला से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। यदि 15 से 20 हजार जाट मतदाताओं का जोगीराम सियाग अपनी तरफ करने में कामयाब हुए तो वो अच्छी फाइट दे पाएंगे। यदि जाट मतदाताओं का रुख उनके खिलाफ गया तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जी, इसी तरह से आपको क्या नारनौल सीट भी त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसती हुई दिख रही है? नहीं, मुझे नारनौल सीट तिकोना भी नहीं होगा, अंत में जाके द्विकोणीय ही मुकाबला रह जाएगा। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला होगा। आईएनएलडी का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर, और जेजेपी का तो लोकसभा यूं ही बहुत बुरा हाल हो गया था, तो मुझे इस बार जेजेपी नारनौल सीट पर कहीं भी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही। तो हम अगर कुल जमा बात करें तो जो जेजेपी की 10 सीटें हैं उनमें जो है मल्टीपल तरह के रिजल्ट्स नजर आएंगे इस बार। 2 सीटों पर तो दुष्यंत चौटाला और उनकी माताजी लड़ेंगी। लगभग 2 से 3 सीटों पर आप कह रहे हैं कि जो है बीजेपी कांग्रेस तो काफी सीटों पर आगे रहेगी, लेकिन 3 सीटों पर बीजेपी का भी चांस दिखता है। एक नारनौंद, एक नरवाना और एक बरवाला, ये 3 सीटें। और बाकी जो बची हुई 5 सीटें हैं उस पर कांग्रेस जो है वो आगे रहने वाली है। क्या ऐसा लगता है आपको मोटे तौर पर? देखिए, जो 2 सीटें जेजेपी यदि नैना चौटाला उचाना से विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो वो पहले और दूसरे नंबर का चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो तीसरे और चौथे नंबर का चुनाव लड़ेंगी। जिस प्रकार से आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, सुनैना और नैना चौटाला तीसरे और चौथे नंबर की फाइट कर रहे थे। जयप्रकाश जेपी और रंजीत चौटाला के बीच में सीधी टक्कर थी। इसी प्रकार से मुझे लग रहा है उचाना में जो आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी और जेजेपी तीसरे और चौथे स्थान पर खिसक जाएंगे। जी, तो कुल जमा जो है वो इस समय अगर कहा जाए तो जेजेपी वाली सीटों पर ज्यादा जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ है।
ओवरऑल जो जेजेपी को पिछली बार वोट मिला था, उनकी वोट परसेंटेज का भी बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। वो हर जी चुनाव दर चुनाव दिखने को भी मिला। आदमपुर उपचुनाव को भी अगर आप देखिएगा तो वहां जब जेजेपी का प्रत्याशी 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था तो लगभग 16,000 वोट आए थे। वो 16,000 वोट जब आदम मैं आपको बता रहा था कि जेजेपी का जो वोट शेयर है वो आदमपुर उपचुनाव में भी देखने को मिला। जब जेजेपी का प्रत्याशी आदमपुर उपचुनाव में 2019 में 16,000 2019 के विधानसभा चुनाव में 16,000 के करीब वोट लेता है। जब वहां उपचुनाव होता है तो जेजेपी का वोट भी अलायंस होते हुए बीजेपी की तरफ खिसकने की बजाय कांग्रेस की तरफ खिसक जाता है, क्योंकि जो जेजेपी को 2019 में वोट मिला था वो एंटी भाजपा वोट था। जी और आपने जेजेपी का भाजपा के साथ अलायंस होने के बाद वो हिस्सा कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस ही विकल्प के तौर पर सबसे मजबूत विपक्ष में दिखाई दे रही थी। तो जो हरियाणा के लोग किसी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए वोटिंग करते हैं, तो दो ही बातें हो रखी हैं, प्रो भाजपा और एंटी भाजपा। जो विपक्ष का वोट बट के और सरकार बनती थी, अब वो काफी कम चांस लग रहे हैं। जैसे लोकसभा में आप देखेंगे भाजपा और कांग्रेस में 90% से ज्यादा वोट बटा हरियाणा में। इसी प्रकार आपको विधानसभा में भी अगर 80% से ज्यादा वोट इन दो पार्टियों में बट जाए तो ताज्जुब मत मानिएगा। जी तो कुल जमा ये है कि जो हरियाणा का वोट है वो प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी होता है। तो एक बात और उठती है, क्या पिछले एक दो चुनावों में विधानसभा में ये घटना घटी कि वोट जो है वो प्रो मतलब ये जातिवादी राजनीति बोलनी थोड़ी खराब लगती है, लेकिन इलेक्शन में जातिवादी राजनीति ही होती है, आप जानते ही हैं। तो ज्यादा जो वोट हुड्डा समर्थक है, जो जाट समुदाय का वोट है, वो एक तरफ हो जाता है, और जो हुड्डा विरोधी वोट है वो दूसरा वोट हो जाता है। तो इन दो खेमों में वोट बंट जाता है। क्या आपको इस बार भी जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति होती हुई दिख रही है? देखिए, लोकसभा चुनावों में इतना बड़ा मुद्दा तो इस बार जाट नॉन जाट का नहीं था, जो कि 2019 के लोकसभा चुनावों में और 2019 के विधानसभा चुनावों में जाट और नॉन जाट की राजनीति पर जो चुनाव लड़े गए थे, इस बार का जो चुनाव था वो मुद्दे आधारित था। और एंटी इनकमेंसी जो सरकार की है उसी के कारण इस बार भाजपा को 5 सीटें खोनी पड़ी। ये तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। यहाँ केवल कुरुक्षेत्र में ही विपक्ष का वोट, एंटी भाजपा वोट वो बट गया। यदि अभय सिंह चौटाला को छोड़कर कुरुक्षेत्र से और कोई भी प्रत्याशी होता आईएनआईडी का, तो मे भी ये सीट भी नवीन जिंदल हार सकते थे। यदि राव बहादुर सिंह की जगह और कोई प्रत्याशी होता तो मे भी और नजदीकी मुकाबला हो सकता था यहाँ रावदान सिंह और धर्मवीर सिंह के बीच में। जी तो कुल जमा दर्शकों, आपने देखा कि कुल जो जेजेपी की 10 सीटें हैं उनका झुकाव किस तरफ रहने वाला है, इसका विश्लेषण किया हमारे एक्सपर्ट ने, जोगेंद्र कथुरिया जी ने। तो ज्यादातर, जैसे मैं पहले भी आपको शॉर्ट में उसका क्रक्स बता चुका हूं, कि ज्यादातर सीटें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ झुकती दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी इस पूरे प्रयास में लगी है कि इस समीकरण को किसी तरह से बदला जाए, और जो लोगों का जो विरोधी रुख है, एंटी इनकमेंसी है, उस पर पार पा लिया जाए सरकार के प्रो पीपल डिसीजंस करके। इसीलिए जो मुख्यमंत्री हैं वो हर रोज आए दिन नए नए फैसले करते हैं और जनता को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। साथियों, आपको उम्मीद है कि ये अंक हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक नहीं किया। मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जोगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार। थैंक यू।
हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।